हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 30 मिनट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर आप इस चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेंगे और आप जो है इस चैप्टर का आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने इस सेम चैप्टर पर इसी नई साल के लिए जो है 4.5 घंटे का एक वन शॉट कवर किया, जिसके अंदर सारे न्यूमेरिकल, सारे ग्राफ और सभी एस्पेक्ट को हमने कवर कर लिया है। तो भाई इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर का 30 मिनट में आपको ओवरव्यू देने वाले हैं। आप इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स को टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 2 2026 के नाम से पीडीएफ डाल दी गई है। अच्छा, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस साल हमारे बच्चों के एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों बच्चों के 90 प्लस मार्क्स फिजिक्स में आए हैं। 95 मार्क्स इतने बच्चों के आए हैं बच्चों कि आप जो है विश्वास करेंगे। और मैंने कम्युनिटी पर डाला है और ये बच्ची के 100 मार्क्स आए हैं। इसके अलावा जो है आप देखेंगे इसके 98 मार्क्स आए हैं। इसके अलावा 95 वाले मार्क्स के बच्चों की तो जो है मैं कहूंगा कि संख्या नहीं है। बहुत सारे बच्चों के 95 मार्क्स, 97 मार्क्स जो है फिजिक्स के अंदर आए हैं। और कम्युनिटी पर भी मैंने लगातार जो है इसको पोस्ट करा है। भाई बहुत सारे बच्चों के 95, 96, 93, भाई अनलिमिटेड बच्चे, मैं कहूंगा इतने बच्चों का मैं रिकॉर्ड भी नहीं पोस्ट कर पा रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हो कि इसी तरीके से आपके भी जो है इस साल बहुत अच्छे मार्क्स आए, आपका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे आए, तो आप इस चैनल को जरूर से फॉलो करो। बेल आइकॉन मतलब आपने सब्सक्राइब करा है तो घंटी वाला बटन जरूर से दबाओ। नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंचनी चाहिए। और विश्वास मानिए, मैं आपसे कहता हूं भाई इस साल सैकड़ों बच्चों के, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जिनका डेटा अभी तक मेरे पास आ गया, उनके 90 प्लस मार्क्स है, 95 मार्क्स हैं, 97, 98, 100 मार्क्स भी हैं। तो वो मैं बताना चाहता हूं आपको बेसिकली कि अगर आप पूरे साल भर जो बता रहा हूं उसको पढ़ेंगे, जैसे पढ़ा रहा हूं उसको फॉलो करेंगे, तो आपके भी इस साल बहुत अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो बस मैं आपको इतना कहने के बाद स्टार्ट करना चाहता हूं। और हां, अगर आप इस साल हमारे जो है वॉरियर्स बैच के अंदर डेली मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, वहां पर जाकर के आप इस साल के लिए जो वॉरियर्स बैच है उसको आप ज्वाइन करें। और उसके अंदर हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो है फिजिक्स को पढ़ना है। और साथ ही साथ हर एक चैप्टर से 100 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको लाइव करवाऊंगा। उसकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको जो है मिलेगी। 12th के साथ साथ जेईई एंड नीट के भी क्वेश्चन उसके अंदर करवाए जाते हैं। हमारे पिछले साल विनर्स बैच के जो बच्चे रहे हैं, उनके बहुत सारे बच्चों के 95, 96, बहुत सारे जो 90 प्लस मार्क्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप भी चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाके टॉपर्स आई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आईओएस वाले बच्चे, आप एप्पल आईफोन वाले, तो अभिषेक साहू सर फिजिक्स ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक भी आपको सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, ये जो वीडियो है ना, इसमें पूरा रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप ऐसे समझो कि ये मेरे पास एक चार्ज है। अब इस चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मैंने क्या किया कि भाई इसको नाम दे दिया ए। तो भाई इस चार्ज की ताकत इस जगह पे कितनी, उसी को बोलता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लीजिए ताकत का पता कैसे पड़ता है, तो हम इन्फिनिटी से एक चार्ज पकड़ के लेके आते हैं, तो इस चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 कूलाम का चार्ज है। इन्फिनिटी से इस 1 कूलाम के चार्ज को मूव करा के मैं यहां पे लेके आया, तो मैंने वर्क किया 10 जूल का। ठीक है, 10 जूल का, तो इस जगह का पोटेंशियल 10 वोल्ट कहलाएगा। अगर मैं सेम चार्ज को लेकर के आया और यहां तक लाने में मैंने वर्क किया 20 जूल, तो यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट कहलाएगा। अगर यहां तक लाने में मैंने 100 जूल का वर्क किया, तो फिर यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से मैं ऐसे बोल सकता हूं कि किसी चार्ज का इफेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब आप ये देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर कैसे करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से आपने कितना वर्क किया, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। क्लियर है? अब आप ये यहां पर देखेंगे कि पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, तो आप देख रहे हैं चार्ज तो हर बार सेम है, लेकिन जगह बदलने से पोटेंशियल बदल रहा है। तो पोटेंशियल जो है ये लोकेशन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? लोकेशन की प्रॉपर्टी है। अगर मैं कह दूं कि इस जगह का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि इस जगह तक 1 कूलाम के चार्ज को लाने में आपने 100 वोल्ट का वर्क करा है। ठीक है, 100 जूल का वर्क किया है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर कुछ नोट पॉइंट हैं। यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो अगर आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है। हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, और अगर आप फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता है। इसके बाद आप हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव चार्ज का मोशन जो होता है,
ये हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है, और पॉजिटिव चार्ज का जो मोशन है ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल है। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है? बोला सर कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब अगर आप यहां पर देखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो किसी पॉइंट पर चार्ज को लाने में आपने कितना वर्क किया ये उसके रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, ये बस डिपेंड करता है कि भाई आपने उसको कहां पर रखा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ये बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो यदि आप किसी चार्ज को इन्फिनिटी से पकड़ के किसी भी रास्ते से लेके आओ, लेकिन अगर आपने ए पे ले जाके रख दिया तो हर बार इस जगह का पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। अगर आप ये जो शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि कोई भी चार्ज जो होता है, लेट्स से मेरे पास एक चार्ज क्यू है, तो ये क्यू चार्ज किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल बनाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। R जो है बेसिकली ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं V इज इक्वल टू K Q बाय R। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसके लिए डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि कोई भी पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल जो है बनाता है। तो डेरिवेशन इसका कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। और तो जल्दी से आप लोग हेडिंग बनाएंगे, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहां पर जो ज्यादा समझने वाली बात है वो है पहले इसका डायग्राम। तो सबसे पहले मैंने एक काम किया कि मेरे पास एक चार्ज हो गया कैपिटल Q। इस चार्ज के कारण मुझे इस पर्टिकुलर देखो ये चार्ज रखा है O पर, मुझे इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। तो मैंने कहा ये पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, ठीक है। अब पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला लगाना पड़ता है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज को लेकर के आते हैं इंफिनिटी से उसे अपॉन में रखा जाता है। तो अगर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे वर्क निकालना पड़ेगा। अब वर्क कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो उसके लिए सारा खेल करते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि वर्क जो है आपको करना पड़ेगा। तो हमने कहा लेट्स से ये पॉइंट है A, इस पॉइंट की डिस्टेंस है O से लेकर के A तक x। तो अगर मैं इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेकर के आता हूं और ये चार्ज है Q नॉट, तो अगर मैं यहां पर चेक करूं तो A पॉइंट पे ले जाकर के मैंने इसको रखा। तो मैंने क्या किया कि भाई A से B तक इसको वर्क करा के देखा। जब मैंने A से B तक वर्क कराया तो मैंने देखा कि x का एक बहुत छोटा सा पार्ट जो है dx आपने ट्रेवल किया। x का बहुत छोटी सी डिस्टेंस आपने dx ट्रेवल की। इसी समय पे मैंने यहां पर देखा कि इस Q नॉट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इस डायरेक्शन में हम करा रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण देखो F और dx की ऑपोजिट डायरेक्शन होने के कारण यहां पर हम थीटा लेंगे 180 डिग्री। अच्छा, और आप चार्ज को कहां से लेके आए? बोला चार्ज को हम इंफिनिटी से लेके आए और कितनी दूरी तक ले जाना चाहते हैं? तो हम R डिस्टेंस तक ले जाना चाहते हैं। देखो पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है? R। तो इसलिए लिमिट जो है इंफिनिटी से लेके R तक होगी। क्लियर है? अच्छा, फिर से मुझे निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो पहले वर्क निकालूंगा। अब भाई वर्क का फॉर्मूला, पहले स्मॉल वर्क हमने फाइंड किया, A से लेके B तक मूव कराने में कितना वर्क किया? तो dw इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। जब जब डॉट हटता है तब तब आता है cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहां पर 180 डिग्री, क्योंकि F वेक्टर और dx वेक्टर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस कारण से cos 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये आ गया। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन में निकाला तो F dx माइनस का है तो माइनस बाहर निकाल दिया, लिमिट इंफिनिटी से लेके R तक। F क्या है? फोर्स। फोर्स किस किस के बीच में? ये कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में। तो फोर्स का फॉर्मूला बना कि कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K कैपिटल Q स्मॉल q दोनों के बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे लगाया dx। अब हमने क्या किया? हमने यहां पर एक काम किया कि W इज इक्वल टू, आप जो देख रहे हो कि ये माइनस साइन जो है, ये माइनस साइन यहां पे लगा हुआ है। अब देखिए यहां पे क्योंकि dx लिखा था तो x को छोड़ के बाकी सब बाहर हो जाएगा, ये बाहर कर दिया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x। लिमिट पहुंच गई पीछे, ये माइनस साइन बाहर आ गया तो देखो यहां पे बन गया प्लस और यहां पे इतना बचा है। अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह अपर लिमिट तो 1/r बन गया, फिर जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह लोअर लिमिट तो 1/इंफिनिटी बन गया। इसके बाद w इज इक्वल टू, क्योंकि 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है इसलिए यहां पर ये k q नॉट बाय ये स्मॉल r बचा है, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल दिया वर्क का फॉर्मूला। अब क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को आप मूव करा रहे हो तो हम q नॉट को मूव करा रहे हैं इंफिनिटी से, तो q नॉट का डिवाइड लगा दिया वर्क में, तो q नॉट से q नॉट कट गया, तो फाइनली पोटेंशियल का ये फॉर्मूला बच गया। तो इसी को हम ये लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन बन जाता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपको यहां पर एक बात याद रखनी है कि यदि मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा
रहा था दैट वाज के क्यू बाय आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला जो निकल के आया दैट वाज के क्यू बाय आर। तो अगर मैं ई वर्सेस आर और वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाता हूं तो हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि लेट्स से जो जितनी अपॉन में पावर कम होगी उतना ग्राफ जो है ऊपर की साइड बनता है, और जितनी अपॉन में पावर ज्यादा होगी उतना ही ग्राफ जो होता है ये नीचे की साइड यानी कि डीप बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कंबाइंड फॉर्म में ग्राफ बनाना होता है, जैसे मान के चलो एक ही एक्सिस पर अगर मैं ई और वी को दिखाना चाहता हूं, तो आप हमेशा याद रखेंगे जो ग्राफ जो है डीप होगा, जो ग्राफ डीप होगा उस ग्राफ को हम बोलेंगे ये ई वाला है, क्योंकि अपॉन में जितनी पावर ज्यादा ग्राफ उतना डीप। ठीक है, और यहां पर देखिए जो ग्राफ जो है आप ऊपर दिखा रहे हैं उसके अपॉन में पावर कम होती है, तो दिस इज ई वर्सेस वी वर्सेस आर ग्राफ। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को डिस्टेंस के हिसाब से बता दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अपॉन में पावर ज्यादा है तो जल्दी जल्दी डिप्लीट होती है और पोटेंशियल धीरे धीरे डिप्लीट होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद जो है यहां पर डाइपोल का केस हम समझते हैं। तो डाइपोल में आप लोग समझते हैं कि दो पोजीशन होती है, एक होता है एक्सियल पॉइंट और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। बट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो है एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर बताना आपको चाहता हूं। जैसे ये मेरे पास एक कंडक्टर है, तो हमेशा आप एक बात याद रखिए कि कंडक्टर की सरफेस पे जो है कंडक्टर की सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और कंडक्टर की सरफेस पे पोटेंशियल भी कैसा होता है? पोटेंशियल भी होता है मैक्सिमम। कैसा होता है? मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आप बाहर जाते हैं, कहां जाते हैं? आउटसाइड। अगर आप बाहर की साइड जाते हैं तो आउटसाइड हम देखते हैं कि ई एंड वी बोथ डिक्रीजेस, दोनों डिक्रीज होते हैं, दोनों क्या होते हैं? डिक्रीज, लेकिन अलग अलग रेट से। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। देखिए अभी मैंने आपसे क्या कहा कि कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी मैक्सिमम। अगर मैं कंडक्टर की सरफेस से बाहर जाता हूं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटती है और पोटेंशियल भी घटता है। फील्ड घटती है 1 बाय आर और ये घटती है 1 बाय आर स्क्वायर के रिलेशन से। अच्छा, कंडक्टर के अंदर की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल जो है ये जीरो नहीं होता, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और पूरे में मैक्सिमम वैल्यू ही रहती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ये पूरे कंडक्टर में थ्रू आउट द कंडक्टर ये कांस्टेंट रहती है। तो याद रखिए कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैक्सिमम और पोटेंशियल भी मैक्सिमम, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल कांस्टेंट, या फिर इसी को आप बोलते हैं मैक्सिमम। तो मुझे ग्राफ यहां पर बनाना होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो इसको आप यहां पर समझिए कि देखो ये है V वर्सेस R ग्राफ फॉर कंडक्टर एंड ये है E वर्सेस R ग्राफ फॉर कंडक्टर। इस कंडक्टर की रेडियस कैपिटल R है। यहां पर हमें एक बात समझ में आती है कि कंडक्टर की सरफेस पे देखो कंडक्टर के अंदर जो है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जो कि उसकी एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसके बाद जब तक हम सरफेस पर नहीं आ जाते ये पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है, मैक्सिमम ही रहता है। तो देखो पोटेंशियल कैसा बोला? कांस्टेंट। और कंडक्टर की सरफेस पर यानी कि जब तक डिस्टेंस रेडियस के बराबर नहीं हो जाती, सरफेस के बराबर नहीं हो जाती, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट और मैक्सिमम ही मिलती है। फिर जैसे ही आप इस सरफेस से बाहर निकलते हैं, जैसे आप यहां से आगे बढ़ते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू घटने लग जाती है। क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है जब तक हम सरफेस पर नहीं पहुंच जाते। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है जब तक हम सरफेस पर नहीं पहुंच गए। जैसे ही सरफेस पर पहुंचे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो मैक्सिमम को हमने इस लाइन से दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक सरफेस पे कैसी हो गई? मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद जैसे सरफेस से बाहर आओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटना जो है शुरू कर देगी। ठीक है, तो आप यहां पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो देखो ये कर्व थोड़ा सा ऊपर है, ये आर स्क्वायर है तो कर्व थोड़ा सा नीचे, आर क्यूब होता तो और नीचे चला जाता। काफी इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, इसको अच्छे से आप समझ के चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखो मैं आपको बता दूं एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे डेरिवेशन करना होता है, तो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ये नहीं है, बस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। रिलेशन है, इस पर बेस जो है काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या लिखा गया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो है रिलेशन चाहिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या साथ में फॉर्मूला बन करके आता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है, ये कैपिटल क्यू चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बना रहा होगा? ये बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से मैं ऐसा बोल दूं कि भाई साहब, मैं ऐसे बोल देता हूं ये क्या है मेरे पास पॉइंट O है और ये इस O पॉइंट पे रखा है चार्ज Q। ठीक है, मान लेता हूं ये पॉइंट A है, इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक R मान ली। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि इस जगह का पोटेंशियल अगर है V, ठीक है, इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहा हूं Q0, ठीक है, और इस जगह का पोटेंशियल है, अगर देखो R का छोटा सा पार्ट अगर मूव कराऊंगा, जिसको मैं नाम दिया dr, क्या नाम दिया? dr वेक्टर। क्लियर है? तो अगर देखो यहां का पोटेंशियल A है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा मुझे बताना कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है कि नहीं? अरे जरा एक बार फिर सोच कर देखो, ध्यान से समझिएगा जरा। सबसे पहले ये मेरे पास एक चार्ज है Q, ये पॉइंट O पे रखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है मेरे पास?
मैं इस डायरेक्शन में बता देता हूं कि लेट से इस डायरेक्शन में बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, क्लियर, बहुत बढ़िया। इंफिनिटी से एक चार्ज लेके आया और इस पॉइंट पे ला करके रख दिया, ठीक है, और ये चार्ज है क्यू नॉट, क्लियर, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल है लेट से V, ठीक। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल बढ़ेगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट कराई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, डिस्प्लेसमेंट यहां। अगर आपने छोटी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है तो फिर आपको पोटेंशियल भी कितना होगा भाई? बढ़ेगा। पहले था V, अब बढ़ के हो गया V प्लस dV, V में थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, इस जगह की टोटल डिस्टेंस क्या है? तो टोटल डिस्टेंस इस जगह की हो गई R, बस। तो मुझे क्या करना है? तो मुझे बस इतनी बात बतानी है कि कैपिटल E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। तो देखो, इस फॉर्मूले के लिए आप क्या करते हैं, बस वर्क के फॉर्मूले से दो इक्वेशन बनाते हैं, उन दोनों को आमने सामने पुट कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन करना चाह रहा हूं E वर्सेस V के लिए, तो देखो वर्क का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्योंकि यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो cos थीटा, और थीटा की वैल्यू इसलिए 180 डिग्री हो गई, cos 180 की वैल्यू -1 होती है तो ये F dr आ गया। अच्छा, अब यहां पे वर्क dw इज इक्वल टू, अच्छा इसकी जगह F की जगह क्या लिख सकते हैं? Q नॉट इंटू E, और dr की जगह हो गया dr। सर F की जगह K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई मुझे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फॉर्मूला डिराइव करना है, क्योंकि रिलेशन तो यही है, तो फोर्स का ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें E आ रहा होगा, ठीक है, लगा दिया। सिमिलरली अब आप यहां पर ये देखिए कि सिमिलरली वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? तो आपने अभी पढ़ा वर्क V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाय Q नॉट। तो अगर मैं ऐसे बोलूं dV इज इक्वल टू क्या होगा? dW बाय Q नॉट, क्लियर है। तो आप यहां पर देखेंगे कि dw का मैं क्या फॉर्मूला बना सकता हूं, डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं कि dw इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू dv। देखो ना, सिंपल सी बात है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि v इज इक्वल w बाय क्यू नॉट होता है तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dw बाय क्यू नॉट, क्लियर है। चलिए, इस तरीके से आपने dw की वैल्यू निकाली, क्यू नॉट इंटू dv, क्लियर। बस दो इक्वेशन बन गई, वर्क की पहली इक्वेशन, वर्क की दूसरी इक्वेशन, दोनों को आमने सामने रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन से वर्क की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से वर्क की वैल्यू। इसके बाद आप यहां पर देख रहे हो कि क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, ये बचा माइनस EDR और ये बचा dv। तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी माइनस dv बाय dr, ठीक है। अगर x होगा तो माइनस dv बाय dx, y होगा तो माइनस dv बाय dy, ठीक है। यहां पे जो नेगेटिव साइन देख रहे हो, ये क्या बताता है कि पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग घटता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है तो दो चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला है K पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर तीसरा चार्ज, तीन चार्जेस वाला सिस्टम है तो फॉर्मूला बनेगा पहला दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस पहला तीसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, प्लस इसके बाद देखिए Q2 Q3 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा सर, हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा लेना है? तो अगर तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, तो एक बात याद रखनी है कि कोई भी पेयर यानी कोई भी जोड़ा छूटना नहीं चाहिए और कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो एक बार Q1 Q2 का पेयर ले लिया, उसके बाद Q1 Q3 का ले लिया, ठीक है। इसके बाद Q2 Q3 का ले लिया। सर Q2 Q1 का क्यों नहीं लिया? भाई Q1 Q2 हो लिखा हो या Q2 Q1 एक ही बात है। Q2 Q3 ये ले लिया। अब सर अगर 3 की बात करें तो 3 का 1 से ऑलरेडी बन चुका है, 3 का 2 से ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो बस यही बात बोल रहा हूं कि कोई भी पेयर जो है रिपीट ना हो और कोई भी पेयर छूटे ना, बस। इसके बाद अगर चार चार्जेस तो देखिए जरा कैसे करेंगे। के पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस प्लस के यहां पर देख Q1 का Q3 से कर लें दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, यहां पर देखिए Q1 का Q4 से कर लें दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं Q2 की बात करूं तो Q2 का पेयर जो है ये 1 के साथ तो बन चुका है, 3 के साथ नहीं बना, तो Q2 Q3 हो गया अपॉन R23 प्लस Q2 का पेयर Q4 के साथ नहीं बना तो अपॉन में R24, ठीक है, यानी 2 और 4 के बीच की डिस्टेंस। अब देखिए 2 का सबके साथ बन गया, 3 का देख लेते हैं। तो 3 का देखो 1 के साथ हो चुका है, 3 का 2 के साथ भी हो चुका है, 3 का 4 के साथ नहीं हुआ, तो Q3 Q4 इस तरीके से R34 ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए 4 देखो, 4 1 के साथ भी आ गया, 4 2 के साथ भी आ गया, 4 3 के साथ भी। तो अगर चार चार्जेस वाला सिस्टम है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। आपसे कहा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने आपको बताया था कि जब Q1 को लेके आए थे तो ऑलरेडी वहां पर कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं थी। अब आपको ये बताया जा रहा है कि लेट्स से अगर आप Q1 चार्ज को लेके आते हैं तो वहां पर ऑलरेडी एक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसी को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं।
तो अगर मान लीजिए कि आप इस जगह पे जो पहले से पोटेंशियल था वो था VR1, आप अगर इस जगह पे Q1 चार्ज को लेके आए तो आपने इस VR1 के अगेंस्ट वर्क किया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया कि इस जगह पर जो है, मान लीजिए कि अब हम इस जगह पर जो है एक चार्ज को लेके आते हैं और ये चार्ज है Q2। तो अब आपने क्या किया कि अब आपने एक काम किया कि भाई आप जब Q2 को लेके आए तो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल है VR2, इस वाली पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल था उसके अगेंस्ट आपने Q2 को लाने वर्क किया, और ये Q1 जो पोटेंशियल बना रहा था V1 उसके अगेंस्ट आपने Q2 को लाने वर्क किया, है ना। तो अब आप यहां पर ये देखिए कि अच्छा, अब आप यहां पर ये देखिए कि अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं लेट्स से दिस इज, तो अगर मैं टोटल वर्क मुझे निकालना है तो टोटल वर्क में क्या करूंगा कि W1 प्लस W2 की वैल्यूज को ऐड कर दिया, और जैसे ही इसको ऐड करूंगा तो भाई साहब हमारे पास जो टोटल वर्क का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। और यही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। हमेशा आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी Q1 Q2 की वैल्यू नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, Q1 Q3 की वैल्यू पॉजिटिव है तो वहां पे रिपल्जन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, और इस पर बेस्ड जो है फॉर जो न्यूमेरिकल है वो हमने गनशॉट वाले वीडियो में करा रखे हैं, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का न्यूमेरिकल दे तो आपको जैसे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आप क्या करोगे, बस आपको जैसे चार चार्जेस हैं तो फॉर्मूला भाई Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। लेट्स से Q1 Q3 तो Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस, Q1 Q4 तो Q1 Q4 के बीच की डिस्टेंस, और सबको जो है प्रॉपर एज इट इज सही कैलकुलेशन के साथ आप जो है कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे अभी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बच्चों ऐसी सरफेस होती है जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है इक्वल यानी कि सेम होता है। कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल हर जगह पे सेम होता है, इसलिए कंडक्टर को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि मैंने कहा कि लेट्स से इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब क्योंकि मान लीजिए कि इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेट्स से 10 वोल्ट और 10 वोल्ट, तो अगर मुझे यहां से यहां तक किसी चार्ज को मूव कराना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है V बाय Q नॉट, मतलब V इंटू Q नॉट। अगर मुझे दो पॉइंट के बीच में वर्क चाहिए तो दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल यानी कि हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना बोला, जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो दो पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराने में आपको वर्क भी कितना करना पड़ेगा, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब आप किसी एक चार्ज को या किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हो तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं। बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, सरफेस ऑफ कंडक्टर ही तो है, बात समझ रहे हो। तो कंडक्टर की सरफेस पे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है उसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, ठीक है। अच्छा, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होती हैं वो पास पास में होती हैं, और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं ये दूर दूर होती है। ये चार पांच बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी दिखती हैं, तो याद रखिए कि अगर पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगी ये स्फीयरिकल होगी। डायपोल के सेंटर पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप देख रहे हैं कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है, देखो पास पास में, और डायपोल के आसपास आइदर साइड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है, तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दूर दूर है यानी कि वीक है, ठीक है ना, इक्वल सिमिलर चार्जेस। तो आप यहां पर क्या देखते हैं, आप यहां पे ऐसे दिखा दो कि बीच में देख रहे हो गैप ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और आसपास गैप कम है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, ठीक है। और ऐसा ही होता है। तो ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो ये बता रही है कि इक्वल चार्जेस सिमिलर चार्जेस के लिए बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वीक होती है, इसलिए यहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये दूर दूर हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अच्छा, और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो आप देख रहे हैं प्लेन होती है। कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होती है, प्लेन होती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कि चार्जेस का कलेक्शन है, कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ चार्जेस, क्या मेंशन हो, कलेक्शन ऑफ चार्जेस, कलेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है, एट फार डिस्टेंस, ठीक। तो अगर ये कलेक्शन ऑफ चार्जेस के कारण फार डिस्टेंस पे कैसी सरफेस होगी, तो बोले स्फीयरिकल सरफेस होगी, ठीक है। इस तरीके का एज इट इज जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, ठीक। आप इसको ध्यान रखिए और आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए नेक्स्ट हम जो पढ़ना चाहते हैं दैट इज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर क्या होता है, तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है चार्ज को स्टोर करना। अब क्योंकि चार्ज स्टोर हो जाता है तो उस डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर हो जाती है। कैपेसिटर हमने अपने घरों में देखा हुआ है, पंखे में, कूलर में लगे कंडेंसर के तौर पे। ये जो है बड़ा कैपेसिटर है तो ये फैन वगैरह में लगता है। बाकी छोटे कैपेसिटर भी जो होते हैं ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर या फिर कैमरे में भी लगता है ना। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम होता है एक बार में जो है खूब सारी एनर्जी को रिलीज करना। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पे एक बार में खूब सारी बल्क में एनर्जी जो है सप्लाई करता है। बैटरी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, लेकिन बैटरी एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी को सप्लाई करती है। कैपेसिटर का यूज हम फैन में कंडेंसर के तौर पे करते हैं। इनिशियली फैन को ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टॉर्क चाहिए होता है घुमाने के लिए, तो कैपेसिटर वही ज्यादा एनर्जी एक बार में देने का काम करता है। अच्छा, फ्लैश, कैमरे के फ्लैश जब जलता है तो खूब सारी रोशनी एक बार में होती है, तो उस फ्लैश के लिए भी एक बार में खूब सारी एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी देने का काम कैपेसिटर या कंडेंसर करता है। इसी प्रकार से जब पेशेंट की हार्ट बीट नहीं चल रही होती है तो उसको शॉक दिया जाता है, उस शॉक में भी कैपेसिटर जो है इस्तेमाल होता है। डिफिब्रिलेटर जो डिवाइस है उसके अंदर कैपेसिटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर के बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का सीधा सीधा अर्थ है कैपेसिटी, ठीक है। तो कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसी क्षमता को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया Q बाय V। तो Q बाय V क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। पर देखिए कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट होती हैं और बीच में कोई इंसुलेटर जैसे कि एयर, पेपर, वैक्स भरा होता है, ठीक है। इस इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है सर, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो अगर कभी भी ये कहा जाए कि फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, तो यहां पर जो है आपको तीन बातें याद रखनी है। कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज आप याद रखिए, कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, है ना सर, क्यों, चार्ज पर तो डिपेंड करना चाहिए। तो देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, आपके पास ये एक टंकी है और इस टंकी में लेट से 100 लीटर पानी आता है, 100 लीटर। तो आप क्या बोलेंगे, चाहे टंकी खाली हो तब भी आप बोलोगे 100 लीटर की टंकी है, ये टंकी आधी हो तब भी बोलोगे 100 लीटर की टंकी है, पूरी भरी है तब भी बोलोगे 100 लीटर की टंकी है। मतलब आप हर बार क्या बोल रहे हो, 100 लीटर की टंकी, चाहे वो खाली ही क्यों ना हो, है ना। यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है वाटर पर डिपेंड नहीं कर रही है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। इसी प्रकार से जो कैपेसिटेंस है वो भी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो फिक्स होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टर के शेप एंड साइज पर, कौन सा मीडियम इसके आसपास रखा हुआ है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो पहला पॉइंट यह है कि कैपेसिटेंस जो है ये कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करती है। दूसरा, यदि आप किसी कंडक्टर के आसपास कोई न्यूट्रल कंडक्टर ले आते हैं तो उससे पोटेंशियल घट जाता है और कैपेसिटेंस जो है ये बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटेंस, अभी देखिए इसमें ना कैपेसिटर में दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। पहला जो केस होता है वो होता है कि भाई सिंपल आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, उसकी कैपेसिटेंस निकालो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि कैपेसिटर है आपके पास पैरेलल प्लेट, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है और दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो a है, ठीक है। इस पे जितना चार्ज है उतना ही चार्ज इस पे है। अब क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बस वही हमने किया है यहां पर, देखिए जरा। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पे Q कितना है, तो चार्ज जो है एक जगह पे नहीं रखा, ये चार्ज पूरे एरिया पर फैला हुआ है। तो हम Q को क्या लिखते हैं, Q को हम लिखते हैं सिग्मा A, ठीक है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो V निकालेंगे, Q निकाल लिया, अब V निकालेंगे। तो V का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा, E इज इक्वल टू dV बाय dr। तो अगर dV की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा E इंटू dr। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डिस्टेंस, तो यहीं से बना इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है d, तो यहां पर V की वैल्यू आ गई। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q बाय V। तो इसको सॉल्व करने पे निकल के आता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर प्लेट के बीच में पूरा कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसकी वैल्यू है K, तो यहां पर जो कैपेसिटेंस हो जाती है वो K टाइम्स हो जाती है। कितने टाइम्स हो जाती है, K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ऐसे देखें कि मान लीजिए कि हमारे पास एक अगेन एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में इसको बोलता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास जो है ये दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट है, इसका नाम क्या है,
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि इसके अंदर आधे डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, दोनों का एरिया ए है, लेकिन इस बार हमने क्या किया कि इसके बीच में एक हमने क्या कर दी, इसके बीच में हमने क्या कर दी, एक डाइलेक्ट्रिक की स्लैब यानी कि डाइलेक्ट्रिक का टुकड़ा डाल दिया है। तो अब इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V होता है, तो पहले निकालूंगा Q, तो जो कि आ गया सिग्मा A। क्लियर है? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिए, चार्ज प्लेट पे होता है और चार्ज होता है प्लेट्स पे, यानी कि चार्ज होता है सरफेस एरिया पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन दोनों प्लेट के बीच में, यानी कि वॉल्यूम में। तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वॉल्यूम में, चार्ज स्टोर होता है सरफेस पर। ठीक है ना, तो Q की वैल्यू होगी सिग्मा A। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V की, तो V का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर देखो, ये जो जगह आप देख रहे हो, ये जो जगह आप देख रहे हो आसपास की, इसमें क्या है, बोला एयर है। तो पहले एयर कितने में थी, बोला D में। अब D में से T में तो क्या आ गया भाई, डाइलेक्ट्रिक। तो हमने कहा एयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एयर की डिस्टेंस कितनी बची है, डी में से टी को छोड़ दें, डी में से टी को घटा दोगे तो बाकी क्या बचेगा, एयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एयर की डिस्टेंस, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है। ठीक है, हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू हवा की दूरी, तो हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, हवा कितने भरी है, डी माइनस टी में, पहले पूरे डी में थी, अब टी में डाइलेक्ट्रिक आ गया तो टी को घटा दिया। ठीक है, ई इंटू टी। नाउ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसमें के का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि किसी मीडियम में के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है। तो हमने वही किया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया, और फाइनली वी का फॉर्मूला ये बन गया। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाय V होता है, तो यहां पर Q की जगह पे हमने सिग्मा A लिखा, V की जगह पे हमने ये लिखा और काट दिया, तो फाइनली हमारे पास यहां पर कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बन गया। स्पेशल केस की अगर बात करें, अगर कहते हैं कि पूरे मीडियम में, पूरे बीच में अगर हम क्या करते हैं, या फिर चलो ऐसे बोलूं, पूरा छोड़ो, आप तो बस ये देखो जो डाइलेक्ट्रिक हमने भरा है, अगर वो मेटल का है तो क्या होगा, मेटल की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए कितनी होती है, बोला K इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू ये बचेगी। क्लियर है? इतनी बात आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसके बाद क्या है, कैपेसिटेंस में आपको यहां पर ध्यान देना है कि कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम में, देखो इस पर हमने अलग से न्यूमेरिकल किए, क्योंकि 30 मिनट में पूरे न्यूमेरिकल हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो 4.5 घंटे की प्रॉपर हमने वीडियो की है, जिसके अंदर हमने अलग से न्यूमेरिकल जो है इसके आपको सिखाए हुए। ठीक है, कैपेसिटर जब पैरेलल में लगा होता है तो ऐड हो जाते हैं, कैपेसिटर सीरीज में लगा होता है तो ये फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट वीडियो के लिए है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, तो यहां पर आपको समझना है, जो एक चार्ट हम बनवाते हैं वो चार्ट को आप लोग समझिए, और काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले आप ये समझो यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी भी कैपेसिटर के अंदर देखिए अलग अलग केसेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। समझिए जरा, जैसे मान लो कि अगर ये है मेरे पास क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक के होने ना होने से वेरी करती है वो समझिए। मान के चलो कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इस कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कोई चार्ज होगा। ठीक है, अभी मैंने कहा इसमें कुछ नहीं लगा, इसके अंदर ना बैटरी लगी है और ना ही जो है इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भरा है, तो ऐसे केस में इसकी प्लेट पे चार्ज है Q नॉट, इसकी प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट, कैपेसिटेंस है C नॉट और पोटेंशियल एनर्जी है U नॉट। ठीक है, अच्छा ध्यान देना जरा। अभी इसके बाद अब हमने क्या किया, केस टू में हमने क्या किया कि अगर हम इन प्लेट के बीच में बैटरी ना लगाएं, विदाउट बैटरी डाइलेक्ट्रिक लगा दें तो क्या होगा, अगर हमने इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो क्या होगा, याद रखिए डाइलेक्ट्रिक के आ जाने से क्या है, चार्ज जैसा का जैसा रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट जाती है, पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स, सॉरी जो वोल्टेज है वो भी K टाइम जो है घट जाता है, देखो, और कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स घट जाती है। तो सीधी सीधी बात करूं तो आप यहां पर देखेंगे कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है और बाकी तीनों क्वांटिटी K टाइम्स घट जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, या फिर इसी को हम बोलते हैं Q स्क्वायर बाय 2C, या फिर इसी को हम बोलते हैं हाफ QV। ये तीनों फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी के हैं। अब देखिए, अब अगर आपने क्या किया कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया लेकिन बैटरी भी लगा दी, अब देखिए बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था तो बैटरी इसको V नॉट ही रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये लिखा है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी लगी है। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। ठीक है, अच्छा सर ऐसा क्यों, अच्छा कैपेसिटेंस को क्या होगा भाई, कैपेसिटेंस तो बढ़नी ही है, ठीक, हर केस में। नाउ अब यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है तो बैटरी और ज्यादा चार्ज देगी, तभी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो पाएगा, यानी कि इस केस में जो चार्ज होगा वो K टाइम्स बढ़ जाता है।
पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ जाती है। आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं, चार्ज के टाइम्स बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स बढ़ गई। तो ये आपको जो पूरा डेटा है, जो पूरी टेबल है, वो आपको एज इट इज याद रखना चाहिए। हमेशा याद रखिए, दो कंडक्टर पे चार्ज जो है कब तक ट्रांसफर होता है, जब तक कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाता, कॉमन नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और पॉइंट है जो हमने कवर करे। इससे आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आपको चाहिए, तभी आप जो है फिजिक्स के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हम प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों के लिए जरूर से लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारा चाहें तो वॉरियर बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट डेली और रेगुलर बेसिस पर आप जो क्लासेस है वो ले पाए। और इस साल जितने बच्चों के 95 मार्क्स आए थे, मैं कह रहा हूं कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जिनके 95 मार्क्स आए हैं, लगातार कम्युनिटी पे जो है उनको पोस्ट में शेयर कर रहा हूं। ऑल्दो अगर आप इस वीडियो को लेट देख रहे होगे तो वो एक अलग ही बात है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस साल जो है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए, चाहे जितना हार्ड फिजिक्स का पेपर आ जाए, तो आप भी वॉरियर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपको दे रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।